नमस्ते। कल हमने बात की थी वज़न और लंबाई के बारे में शारीरिक विकास के अंतर्गत। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे शारीरिक अनुपात यानी कि बॉडी प्रपोर्शन की। अगर हम एक वयस्क व्यक्ति के शरीर के प्रपोर्शन की तुलना उसके जन्म के समय से करते हैं तो हम पाते हैं कि उसका सिर जन्म के समय से 2 गुना, धड़ 3 गुना, बाहें 4 गुना और जो पैर हैं ये लगभग 5 गुना बड़े होते हैं। पेशियाँ, अस्थियाँ एवं फेफड़े लगभग 20 गुना बड़े हो जाते हैं, जबकि आँखें, मस्तिष्क एवं कुछ दूसरे और भी ऐसे अंग हैं जिनका विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन अंगों का विकास जन्म के समय ही अधिक हो जाता है। इसमें अब सबसे पहले विस्तार से हम देखेंगे सिर का अनुपात, प्रोपोर्शन ऑफ द हेड। नवजात शिशु का जो शारीरिक अनुपात है वो वयस्कों से बिल्कुल भिन्न होता है। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है और उसके सिर एवं शरीर का अनुपात जो है वो 1:4 का होता है। वयस्कों में यह अनुपात लगभग 1:8 का हो जाता है। इसी प्रकार नवजात शिशु में चेहरे एवं मस्तिष्क का अनुपात 8:1 होता है, जबकि वयस्कों में यह अनुपात 2:1 का ही रह जाता है। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि बालक के सभी अंगों का विकास एक ही समय में पूर्ण नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न समय में होता है और उनकी परिपक्वता भी भिन्न भिन्न समय पर ही आती है। यहाँ हम एक बार हरलॉक ने क्या कहा है उसको सुन लेते हैं। हरलॉक के अनुसार द चेंजेस आर रिलेटिवली स्लाइट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ द postnatal life. From then until puberty, head growth is slow, limb growth rapid, and trunk growth intermediate. The brain and facial features attain maturity in sight and development before the organs and features of the trunk and limb. यानी कि जन्म के समय एक नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में ये केवल 13% रह जाता है। 12 वर्ष की अवस्था आते आते 10% रह जाता है और 18 वर्ष की अवस्था में केवल मात्र 8% हो जाता है। इन सभी बातों से हमें ये समझ आता है कि पूर्व बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक शरीर का अनुपात, सिर का जो अनुपात है वो शरीर के अन्य अंगों की तुलना में धीमी गति से होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ सिर की अपेक्षा जो बाकी शरीर है उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। नवजात शिशु के सिर की गोलाई भी ज़्यादा होती है और चेहरे की गोलाई कम। जन्म के समय चेहरे एवं सिर की गोलाई में जो अनुपात है, रेशो ऑफ फेस टू क्रेनियम, ये 1:8 का होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में ये अनुपात 1:5 का हो जाता है और 18 वर्ष की अवस्था तक आते आते ये 1:2.5 मात्र 2.5 ही रह जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बालकों की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके चेहरे का जो क्षेत्र है उसका विकास सिर की गोलाई की अपेक्षा ज़्यादा होता जाता है। अध्ययनों से भी ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक आयु में लड़कों के जो सिर हैं वो हमेशा लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन विकास के क्रम में इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं आता है। अब हम बात करते हैं चेहरे के अनुपात की, फेस प्रपोर्शन। शारीरिक विकास ऊपर से नीचे के क्रम में यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, सिफेलोकॉडल होता है। अतः सिर से विकास के बाद चेहरे के अनुपात का विकास होता है। शिशु का सिर का आकार बड़ा एवं चेहरा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि इस समय उसमें दांत नहीं होते हैं मुंह में। लेकिन 5-6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण उसके अस्थायी दांत यानी कि जो मिल्क टीथ हैं उनका निकलना माना गया है। बालक में अस्थायी दांतों के बाद स्थायी दांत यानी कि जो परमानेंट टीथ हैं, जो टेम्परेरी टीथ हैं, वो गिर जाते हैं और
बाद में उनका स्थान परमानेंट या स्थायी दांत ले लेते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। परमानेंट टीथ के निकलने के कारण भी चेहरे के अनुपात में परिवर्तन दिखाई देता है। चेहरे के अंतर्गत प्रमुख रूप से नाक एवं कान का अध्ययन इसमें शामिल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाक की। शिशु के चेहरे के आकार एवं नाक नक्श में आनुपातिक रूप में भी परिवर्तन होते हैं। चेहरे पर नाक ही ऐसा पहला अंग है जो सबसे पहले विकसित होता है। शिशु जन्म से लेकर 4 से 5 वर्ष की अवस्था तक बालक के नाक बड़ी एवं चेहरे से चिपकी हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालक की नाक स्पष्ट एवं सुंदर दिखाई देने लगती है। साथ ही चेहरे का आकार बढ़ने से नाक का अनुपात चेहरे की अपेक्षा कम होता जाता है। 5 से 10 वर्ष की अवस्था आते हुए नाक का जो विकास है वो तीव्र गति से हो जाता है और इस नाक में परिपक्वता सबसे जल्दी आती है। 14 वर्ष की अवस्था तक नाक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। आँख में नवजात शिशु की आँखों का जो आकार है उसमें पूर्ण परिपक्वता दिखाई देती है, लेकिन इनकी गति अभी नियंत्रित नहीं होती है। दृष्टि का केंद्रीकरण जन्म के बाद से 6 से 8 सप्ताह बाद होता है और 5 वर्ष की आयु तक जो नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल्स हैं वो पूर्णतया विकसित हो जाते हैं। वय संधि यानी कि प्यूबर्टी की अवस्था आते हुए बालक के चेहरे की परिपक्वता में वयस्कों की अपेक्षा केवल 5% की कमी ही रह जाती है, परंतु किशोरावस्था को प्राप्त करते करते अधिकांश किशोरों का चेहरा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रंक यानी कि धड़ का अनुपात। चेहरे के बाद धड़ एवं कंधों का विकास होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की गर्दन ना के बराबर होती है और ऐसा लगता है जैसे सिर और धड़ आपस में जुड़े हुए हैं, गर्दन है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गर्दन, सिर और धड़ के बीच में अंतर जो है वो स्पष्ट नज़र आने लगता है। 5 वर्ष की आयु में बालकों में गर्दन पतली एवं लंबी दिखाई देने लगती है। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक का धड़ जन्म के समय से 2 गुना हो जाता है और परिपक्वता तक धड़ जो है वो जन्म की अपेक्षा 3 गुना उसमें वृद्धि हो जाती है। नवजात शिशु की छाती का आकार जो है वो एकदम गोल होता है, परंतु 4 से 5 वर्ष की अवस्था में ये पतला एवं चपटा होने लगता है। छाती आगे की ओर थोड़ा सा उभार लिए हुए होती है। लड़कियों में कूल्हों का विकास भी लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बहुत से अध्ययनों से ये भी स्पष्ट होता है कि जिन लड़कों में परिपक्वता जल्दी आती है उनके हिप्स यानी कि नितंब एवं कंधे आकार में बड़े होते हैं और जिनमें परिपक्वता देर से आती है उनमें नितंब एवं कंधे छोटे रह जाते हैं। लड़कियों में जो स्थिति है वो इसके ठीक विपरीत होती है। जिन लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आती है उनके कंधे एवं नितंब छोटे रह जाते हैं, जबकि जिनमें परिपक्वता धीमी गति से और देर से आती है उनके नितंब भारी एवं बड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हाथों एवं पैर के अनुपात की। प्रोपोर्शन ऑफ हैंड एंड लेग्स। शरीर के सभी अंगों के आनुपातिक विकास में हाथ और पैरों का विकास सबसे बाद में होता है, जैसा कि हमने दूर से निकट वाले विकास के नियम में पढ़ा है, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम भी कहते हैं, जिसमें हाथों और पैरों का विकास सबसे बाद में होता है और जन्म के समय शिशु के हाथ पैर बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है हाथों और पैरों की लंबाई भी बढ़ने लगती है और वो सीधे होते जाते हैं। 2 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और जन्म के समय की लंबाई से लगभग 60 से 70% तक अधिक लंबे हो जाते हैं। बाल्यावस्था में लेकिन हाथ पतले दिखाई देते हैं। 8 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई बढ़ करके जन्म के समय की लंबाई से लगभग 1.5 गुना हो जाती है। उसके पश्चात हाथों का विकास बहुत मंद गति से होता है। किशोरावस्था तक इन हाथों की वृद्धि जो है वो
पूर्ण हो जाती है और अब इनमें मात्र परिपक्वता आती है। इसी तरह से हाथों की तुलना में हम अगर पैरों का विकास देखें तो वो सबसे बाद में और मंद गति से होता है। जन्म के समय शिशु के पैर छोटे एवं मुड़े हुए होते हैं। 2 वर्ष की अवस्था तक पैरों का विकास जन्म की अपेक्षा 40% हो जाता है और 8 वर्ष की अवस्था तक इन पैरों का विकास जन्म की अपेक्षा 50% हो जाता है। किशोरावस्था तक जो पैर हैं वो जन्म की अपेक्षा 4 गुना 4 टाइम्स ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और जब तक पूर्ण परिपक्वता या मैच्योरिटी आती है तब तक इन पैरों की लंबाई जन्म के लंबाई की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक लंबे हो जाती है। कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि लड़कों के हाथ पैर प्रत्येक आयु में लड़कियों की तुलना में बड़े होते हैं और बालक के शरीर की लंबाई एवं उसके पैरों की लंबाई में हमेशा धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। ये थी अनुपात की बात। अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए अब हम बात करेंगे हड्डियों के संबंध में कि बच्चों की हड्डियों का विकास कैसे होता है। हड्डियों के विकास के अंतर्गत हड्डियों के आकार में वृद्धि, हड्डियों की संख्या में परिवर्तन तथा हड्डियों के संगठन में परिवर्तन शामिल किया जाता है। सामान्यतया हड्डियों के विकास में वही प्रवृत्ति लागू होती है जो कि बच्चों की लंबाई एवं आकार में लागू होती है। अतः शिशु जन्म के पहले वर्ष में हड्डियों का विकास बहुत ही तेज़ गति से होता है और फिर दूसरे वर्ष में इसकी गति मंद हो जाती है और ये वय संधि तक चलती रहती है। वय संधि के बाद पुनः एक बार फिर हड्डियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और जब पूर्ण वयस्कता को प्राप्त करता है बालक तब तक उसके अस्थियों का विकास भी पूर्ण हो चुका होता है। यहाँ हड्डियों के विकास में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इन हड्डियों में कठोरता, या इसको हम ऑसिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। हड्डियों में कठोरता मुख्यतया कैल्शियम, फास्फोरस एवं खनिज लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। ऑसिफिकेशन के कारण ही किसी भी बालक की या व्यक्ति की हड्डियां मजबूत एवं कठोर होती हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की हड्डियां बहुत ही ज़्यादा कोमल, मुलायम, स्पंजी और लचीली होती हैं। ये उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की बनी होती हैं और इसी कारण से शिशु जन्म के 6 माह बाद तक अपने पैरों के अंगूठे को आसानी से अपने मुंह तक ले जा सकता है और उसको चूस सकता है। नवजात शिशु के शरीर में वयस्कों की अपेक्षा हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इस ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण से परिपक्वता आने तक सभी हड्डियां एक विशिष्ट आकार को ग्रहण कर लेती है और इसमें से काफ़ी सारी हड्डियां आपस में भी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और यही कारण है कि बच्चों में जो हड्डियां अधिक संख्या में होती है वो एक वयस्क व्यक्ति में मात्र 206 रह जाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि शरीर के विभिन्न अंगों में हड्डियों के कड़े होने की प्रक्रिया एक ही साथ एक ही समय पर संपन्न नहीं होती है। यहाँ पर भी अलग अलग अंगों की हड्डियों में अलग अलग समय पर परिपक्वता आती है। ये भिन्न भिन्न गति से भिन्न भिन्न समय पर कठोरता को ग्रहण करती हैं और शरीर को सुंदर संरचना प्रदान करती हैं। अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो जैसे शिशु की खोपड़ी की हड्डियाँ जो फोंटेनेली है वो अत्यंत ही कोमल एवं मुलायम होती है और उसमें सिर के ऊपर वाले इस हिस्से में एक खड्डे की तरह की रचना वहाँ दिखाई देती है और ये खड्डा बहुत साफ हम महसूस कर सकते हैं। अगर बालक के सिर के ऊपर अगर हम हाथ रखें तो हमें ये खड्डा महसूस होता है, लेकिन 18 माह की उम्र तक ये खड्डा लगभग 50% भर जाता है और 2 वर्ष की अवस्था तक ये खड्डा
पूर्णतया भर जाता है, यानी कि जो हड्डियां हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं और उस खड्डे को भर देती हैं। लेकिन पैरों की लंबी अस्थियों में जो ऑसिफिकेशन है वो वय संधि की अवस्था होने तक भी पूर्ण नहीं हो पाता है। यहाँ अगर हम अलग अलग स्टेजेस की अगर हम बात करें तो जो नवजात शिशु हैं इनकी हड्डियाँ ज़्यादा कोमल, मुलायम, लचीली एवं नर्म है और संख्या भी वयस्कों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि ये उपास्थि यानी कि कार्टिलेज की बनी है। जबकि बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड की बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास धीमी गति से होता है। ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण अब अस्थियाँ कठोर होने लगती हैं और इस अवस्था में प्रत्येक आयु के स्तर पर लड़कियों की जो हड्डियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी कठोरता को प्राप्त करती हैं। और किशोरावस्था में यौन हार्मोन्स के स्त्रवण के कारण से हड्डियों में कठोरता आ जाती है और किशोरावस्था के अंत तक शरीर की सभी हड्डियों का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और शरीर की अनेक हड्डियां आपस में संयुक्त हो जाती हैं यानी कि जुड़ जाती हैं और वयस्क अवस्था होने तक शरीर की इन हड्डियों की संख्या मात्र 206 रह जाती है। अस्थियों में कठोरता का मुख्य जो कारण है वो थायराइड ग्रंथि से स्त्रवित हार्मोन पर निर्भर करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कम है तो अस्थियों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। साथ ही पोषण भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। अगर बालक को कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त आहार नहीं मिलेगा पूर्ण मात्रा में तो ऑसिफिकेशन की ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। फलस्वरूप खोपड़ी की अस्थियों की संरचना में गड़बड़ी हो सकती है या कई बार हम देखते हैं कि बालक का पैर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ या बो शेप्ड जिसको कहते हैं वो हो सकता है। तो आज हमने बात की है प्रपोर्शन की, बॉडी प्रपोर्शन की और बालक में अस्थियों के विकास की। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे दांतों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।